हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया था, प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ एनी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और उसके लिए कुछ फैराडेज लॉ विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिल्कुल रिवर्स है। हम बात कर सकते हैं कि हमने पहले क्या किया था, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, जिससे कोई केमिकल रिएक्शन होगी। और कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से होगी, दैट इज़ वो कैसी रिएक्शन है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसको हम करंट की हेल्प से क्या बनाएंगे, स्पॉन्टेनियस बनाएंगे। तो ऐसा डिवाइस इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन becomes spontaneous, becomes possible with the help of external source of voltage, that is with the help of electricity। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन क्या होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मींस अगर हम इसको देखें लाइसिस विच मींस ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को ब्रेक करना। जैसे पहले हम हाइड्रोलाइसिस स्टडी करते हैं, वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन, पायरोलाइसिस हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन। तो यहाँ क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसी केमिकल सब्सटेंस का। और वो केमिकल सब्सटेंस हमारा यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, हमारे पास NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसकी मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट दो फॉर्म में लेना पड़ेगा, या तो मोल्टन फॉर्म दैट इज़ प्योर फॉर्म में उसको लिक्विड स्टेट में ले लें ताकि उसमें से करंट पास कर सकें, और उसमें आयंस डिसोसिएट होंगे। फॉर एग्जांपल NaCl है तो उसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे, और ये कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ रिएक्शन होगी, कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे हमारे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या हम ले सकते हैं उसका सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके इसमें से हम करंट पास कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम दो फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। आगे जाकर हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं, एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मीन्स यहाँ पे हम प्योर NaCl ले रहे हैं इन लिक्विड स्टेट, उसको मेल्ट करके और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स भी हम इस प्रोसेस में दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे। एक हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे जैसे प्लेटिनम, ग्रेफाइट, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव। और दूसरे हम लेंगे एक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, जो इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स दैट इज़ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से यहाँ पे मोल्टन NaCl जो है हमारे पास, इसके अंदर क्या रिएक्शन होगी। तो मोल्टन NaCl क्या देगा, दो टाइप के आयंस आएंगे इसमें, Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो बाहर से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे NaCl में से, Cl नेगेटिव आयंस इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ।
और Na पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होके आएंगे इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अपोजिटिवली जो अपोजिट चार्ज आयंस हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होके जाएंगे और क्या होगा इनका यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रल होंगे। मीन्स जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो यहाँ अट्रैक्ट होके गए तो कैसे न्यूट्रल होंगे, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या गेन करेंगे। अगर Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये न्यूट्रल क्लोरीन हो जाए, दैट इज़ ये क्या करेंगे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो Cl नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मीन्स ऑक्सीडेशन शो करेंगे। तो ये टर्मिनल हमारा एनोड कहा जाएगा, जहाँ हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, दैट इज़ नोन एज एनोड। Na पॉजिटिव आयंस का क्या होगा, ये कैसे न्यूट्रल होंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल होने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और न्यूट्रल सोडियम एटम इस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल सोडियम एटम, दैट इज़ यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस टर्मिनल इज़ नोन एज कैथोड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एनोड पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, बट रिएक्शन हमेशा सेम रहेगी, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा और रिडक्शन कैथोड पर होगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे हमें, न्यूट्रल क्लोरीन एटम Cl2 गैस की फॉर्म में यहाँ से लिबरेट हो जाएगी और सोडियम मेटल हमारा यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, क्लोरीन एनोड पर लिबरेट होगी। तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखा क्या हुआ, सोडियम आयंस रिडक्शन शो करेंगे और सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा, Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और न्यूट्रल क्लोरीन यहाँ से गैस लिबरेट हो जाएगी। हम दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर दें तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी कि NaCl जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बना रहा है, सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है एंड क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अगर हम इसमें चेक करें क्या ये रिएक्शन पॉसिबल थी, क्या ये रिएक्शन हमने जो कि NaCl को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सोडियम में और क्लोरीन में, क्या ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम एक बीकर में सॉल्ट ले लें और उस NaCl को नॉर्मली हम रख दें या उसको हीट भी करें तो क्या उसमें से सोडियम और क्लोरीन हमें मिल जाएगा, अपने आप नहीं मिलेगा, दैट इज़ दिस इज़ ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हमने इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पॉसिबल किया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, दैट इज़ करंट हमने अप्लाई किया और केमिकल रिएक्शन की। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का या हम कहें इलेक्ट्रोलाइसिस का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इसकी हेल्प से मींस इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कैथोड टर्मिनल पर क्या होता है हमारे पास, या फिर एनोड टर्मिनल पर भी हमने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ बन रहे थे, कुछ इसमें डिपोजिशन हो रहा था, कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे थे। तो अगर हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की डिपोजिशन इस तरह से कर पाएँ तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे हो सकती है। हमने यहाँ पे क्या किया है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक्वस सिल्वर नाइट्रेट लिया है। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट मीन्स इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हमारे पास वेरियस आयंस प्रेजेंट है। पॉजिटिव आयंस की बात करें तो Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव, और नेगेटिव आयंस की बात करें तो OH नेगेटिव वाटर से और NO3 नेगेटिव सिल्वर नाइट्रेट से। तो ये हमारे पास वेरियस आयंस प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया पॉजिटिव, दैट इज़ ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज एनोड है और ये हमारा कैथोड। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है
वो हमने कैथोड पे लिया। यहाँ पे हमने एक स्पून लिया है कैथोड की फॉर्म में, तो हमें इसके ऊपर कोटिंग करनी है सिल्वर की, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट और सिल्वर का एनोड लिया है, ताकि यहाँ से ये डिपोजिशन स्पून पे हो सके। कैसे होगी? क्योंकि ऑक्सीजन जो एनोड है यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए क्या होगा, सिल्वर जो हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। इट विल ऑक्सीडाइज टू गिव Ag पॉजिटिव आयंस। बट एनोड पे तो और भी आयंस यहाँ पे आए होंगे। एनोड जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो इसके ऊपर OH नेगेटिव आयंस भी अट्रैक्ट होके आए, NO3 नेगेटिव आयंस भी अट्रैक्ट होके आए, और सिल्वर भी ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। मीन्स इन तीनों में से कौन ऑक्सीडेशन शो करेगा ये हम डिसाइड करेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल से या हम कहें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से। और इनकी वेरियस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ क्या डिफ़ाइन करती हैं कि इनकी रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है, या हम कहें इनके रिडक्शन के चांसेस क्या हैं। तो जिसके रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, दैट इज़ जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी, वो तो रिडक्शन शो करेगा। बट यहाँ हमें क्या शो करना है, ऑक्सीडेशन। मीन्स इन तीनों में से एनोड पर ऑक्सीडेशन वो शो करेगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी, जिसके रिडक्शन के चांसेस सबसे कम होंगे। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे सिल्वर की, विच इज़ 0.80 वोल्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव आयंस को सॉल्यूशन में एज इट इज़ रखेंगे, और सिल्वर जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो सिल्वर ऑक्सीडाइज हुआ, सिल्वर सॉलिड यहाँ से इलेक्ट्रोड से एक्वस Ag आयंस, Ag पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया, इस सॉल्यूशन में आ गया। अब सिल्वर पॉजिटिव आयंस इस सॉल्यूशंस में से कहाँ जाएंगे, कैथोड जिस पे हमें डिपोजिशन करना है इस पे रिडक्शन शो करेंगे। बट कैथोड भी एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर H पॉजिटिव आयंस भी अट्रैक्ट होके आए और हमारे दूसरे सिल्वर पॉजिटिव आयंस। अब इन दोनों में से कौन रिडक्शन शो करेगा, कैथोड पर रिडक्शन शो करेगा कौन, जिसके रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही रिडक्शन शो करेगा। तो अगर हम वैल्यू देखें, हाइड्रोजन 0.0 और सिल्वर 0.80, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी ज़्यादा है, इसलिए सिल्वर पॉजिटिव आयंस विल रिड्यूस, दैट इज़ विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag सॉलिड, दैट इज़ सिल्वर जो है सॉलिड यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो स्पून के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और सिल्वर की लेयर कोटिंग, दैट इज़ इसके ऊपर एक कोट हो जाएगी और ये सिल्वर डिपॉजिट हो गया हमारा, विच इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे सिल्वर ऑक्सीडाइज शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और सिल्वर आयंस रिडक्शन शो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग या हम कहें प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम इम्प्योर मेटल ले सकते हैं हमारा एनोड और प्योर मेटल लेंगे कैथोड। तो प्योर मेटल हमारा यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा। तो यही हमारी इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि हम कॉपर का प्योरीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। इम्प्योर कॉपर से हमें अगर प्योर कॉपर चाहिए तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प ले सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे एनोड लिया जो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ है, जिसमें कॉपर के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, और हमें एक प्योर कॉपर रोड लेना पड़ेगा, वो हमने कैथोड टर्मिनल पे लिया। और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लेना है वो कॉपर आयंस का होना चाहिए, दैट इज़ कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर नाइट्रेट ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं। तो इसमें कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन अगेन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे वेरियस आयंस को
तो हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसमें खुद ट्राई करेंगे आप कि रिडक्शन किसका होगा, OH नेगेटिव आयंस का, SO4 नेगेटिव आयंस का, या फिर कॉपर का। तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आप देखोगे सबसे कम मिलेगी यहाँ पे, तो इसलिए क्या रिएक्शन हो रही है एनोड पे हमारी, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में। मीन्स यहाँ से कॉपर, जो भी प्योर कॉपर होगा वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और वो सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन से वो इस कैथोड पे डिपॉजिट होता रहेगा, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस रिडक्शन शो करेंगे, क्योंकि उनकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी दूसरे कंपैरिजन से। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो कॉपर डिपॉजिट होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर आयंस का रिडक्शन हो रहा है, दैट इज़ इम्प्योर जो रोड है हमारी वो धीरे धीरे प्योर होती जाएगी, कैथोड पे डिपॉजिट होती जाएगी, कैथोड का वेट इंक्रीज़ होता रहेगा और एनोड का वेट डिक्रीज़ होता रहेगा। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, प्योरीफिकेशन कर रहे हैं मेटल का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ। अभी तक हमने ये देखा, अभी तक हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखा, मींस क्या रिएक्शन हो रही है, कहाँ रिएक्शन हो रही है, किस टर्मिनल पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी की तरफ, मींस प्रोडक्ट कितना बनेगा। हमने ये देखा एनोड पर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड पर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, कोई गैस लिबरेट हो रही है, बट वो अब कितने अमाउंट में होगी उसके बारे में हमें बताएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके हम 2 लॉ स्टडी करेंगे, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। तो ये हमें क्वांटिटेटिव नॉलेज देंगे किसकी, इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो इसके लिए हम 2 एक्सपेरिमेंट से समझते हैं फैराडेज लॉ को, 2 एक्सपेरिमेंट से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आ जाते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, निकल नाइट्रेट का हमने सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया और इलेक्ट्रिसिटी पास की। वही हमने एक इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट कर लिया, एनोड लिया हमने, कैथोड लिया, इनर्ट है ये, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। और हम देखेंगे यहाँ पे कैथोड की रिएक्शन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। इस कैथोड के ऊपर क्या होगा, निक डिपॉजिट होगा। कैसे, इलेक्ट्रोलाइट में से निकल 2 पॉजिटिव आयंस रिडक्शन शो करेंगे बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे निकल सॉलिड में। दैट इज़ यहाँ पे निकल हमारा डिपॉजिट होगा। कैसे डिपॉजिट हो रहा है, निकल 2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पर कितना निकल डिपॉजिट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। निकल डिपॉजिट कैसे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में होंगे, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में, उतना ज़्यादा निकल डिपॉजिट होगा। दैट इज़ जो हमारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डिपेंड करेगा इस सर्किट में से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज फ्लो करते हैं। तो फैराडे लॉ यही कहता है कि अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड, जो यहाँ पे देखिए हमारा निकल डिपॉजिट हुआ, हम इसको अगर W से डिनोट करें, मास, W इज़ द मास ऑफ निकल इन डिपॉजिटेड इन ग्राम्स। तो मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मीन्स W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passes through the electrolytic solution। जितना ज़्यादा हम चार्ज पास करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से, उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम रिमूव करें, कांस्टेंट लेके आएँ, तो ये हमारा एक z कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फैराडेज लॉ, इट इज़ द अमाउंट, क्या कहता है ये, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या हम कहें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विच अकर एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज या कहीं इलेक्ट्रिसिटी पास टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन एक्वस फेज में भी हो सकता है और मोल्टन फेज में भी हो सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो W Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास डिपॉजिटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और यहाँ पे हम Z कांस्टेंट लेके आ जाते हैं विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं इसको भी हम समझेंगे। और Z है क्या, या हम कहें इस Z को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है ये Z। तो इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम Z को समझ सकते हैं। Z क्या है, Z जो है W को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स Z इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। लेकिन कब, अगर आप Q को 1 ले लें, 1 कूलम चार्ज ले लें, दैट इज़ अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में इस सेल में हम टोटल 1 कूलम चार्ज पास करें और चेक करें कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट हुआ, दैट वैल्यू इज़ नोन एज Z। मीन्स इफ़ Q इज़ 1 यूनिटी देन Z इज़ इक्वल टू W। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम 1 कूलम चार्ज पास करें इस इलेक्ट्रोलाइट में से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, वही हमारा क्या होगा, Z उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, या उस हम कहें प्रोडक्ट के लिए, दैट इज़ Z। तो इसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, Z को हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास बाय फैराडे, फैराडे कांस्टेंट। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ Q को भी हम क्या लिख सकते हैं, करंट क्या होता है हमारे पास, चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, तो Q इज़ इक्वल टू IT। तो अगर हम Q को IT पुट कर दें तो हमारे पास फैराडेज लॉ की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी W इज़ इक्वल टू ZIT। और Z क्या है हमारे पास, Z इज़ इक्विवेलेंट मास बाय फैराडे कांस्टेंट। मीन्स कितना जो हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है पर कूलम चार्ज के लिए, जब हम 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सेकेंड लॉ की तरफ चलें, या हम कहें फैराडे के सेकेंड लॉ को समझने के लिए हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, हमने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हैं। एक हमने लिया जिंक सल्फेट और एक लिया है सिल्वर नाइट्रेट, बट हमने दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ हम सेम करंट पास कर रहे हैं दोनों ही सॉल्यूशंस में से। तो अमाउंट ऑफ चार्ज हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम पास होगा दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो क्या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो डिपॉजिट होगा कैथोड पर या एनोड पर, जो भी प्रोडक्ट बनेगा दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्या वो सेम होगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिपोजिशन है दैट इज़ W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बट हमने चार्ज तो कांस्टेंट कर दिया, दोनों में से हमने सेम चार्ज पास किया, तो क्या दोनों में से सेम प्रोडक्ट डिपॉजिट होंगे, नहीं। क्यों, अगर हम देखें जिंक कैसे डिपॉजिट होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब जाके हमारे पास 1 मोल जिंक डिपॉजिट होगा, जब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। और सिल्वर में देखें, सिल्वर पॉजिटिव आयंस जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तब जाके 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन में से पास होने चाहिए, और 1 मोल जिंक डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास होने चाहिए। मींस दोनों की अमाउंट ऑफ डिपोजिशन जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, डिपेंड करेगी उस पर। 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा 1 फैरेडे चार्ज से, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैरेडे,
और 1 मोल जिंक डिपॉजिट होगा 2 फैराडे चार्ज से। तो हमने यहाँ चार्ज तो क्या किया है, कांस्टेंट कर दिया है, बट दोनों की डिपोजिशन के लिए, दोनों की 1 मोल डिपोजिशन के लिए अलग अलग चार्ज चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इनकी जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो इनके इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज़ कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड लॉ की तरफ आ जाते हैं हम। तो सेकेंड लॉ क्या डिफाइन कर रहा है कि दोनों मेटल्स डिफरेंट हैं, दोनों का डिपोजिशन रेट डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिफरेंट है, इसलिए इनका मास ऑफ डिपोजिशन डिफरेंट होगा। क्योंकि करंट सेम है लेकिन इनकी जो एन फैक्टर हम कहें वो डिफरेंट है। तो इनको कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड लॉ की हेल्प से हम अब इसको फाइंड आउट करते हैं कैथोड पे कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो जो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा एट कैथोड यहाँ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या कहता है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 के आसपास बाय में एन फैक्टर, क्योंकि इसमें से 1 एन की वैल्यू यहाँ 1 होगी क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका वेट सिल्वर का जो डिपॉजिट होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, एंड वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ये जिंक के इक्विवेलेंट वेट के डिपेंड करेगा, जिंक बाय में एन फैक्टर जो कि इसमें 2 है। तो इसका रेट ऑफ डिपोजिशन थोड़ा कम है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, क्योंकि दोनों में से सेम करंट पास कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, एंड वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। और अगर हम दोनों का रेशियो ले लें यहाँ से, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ वेट ऑफ जिंक बाय वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। दिस इज आवर फैराडेज सेकेंड लॉ, या हम कहें सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहता है ये सेकेंड लॉ, कि जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड है यहाँ पर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो डिपेंड कर रहा है उनके इक्विवेलेंट वेट्स पे, जब हम सेम करंट पास कर रहे हैं उन दोनों में से। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं सेकेंड लॉ को, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड, जो डिफरेंट हमने लिए दो सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। मीन्स वो उनके इंडिविजुअली केमिकल जो हम कहें इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस बाय वेट डिपॉजिटेड ऑफ सेकंड सब्सटेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। तो यहाँ पे हमें करंट की जो है वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चार्ज जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका जो है प्रोडक्ट, कौन सा मेटल कितना डिपॉजिट होगा by using Faraday's second law of electrolysis. So these both laws are most important in this second part of electrochemistry, that is electrolytic cell and electrolysis.